नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग आज चर्चा करेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक एवं प्रधान सर्वेयर मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम की, और यह देखेंगे कि मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या कुछ किया है भारतीय पुरातत्व के लिए, और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के आधार पर क्या कुछ हमारे समक्ष भारतीय इतिहास के पन्नों में से निकल करके आता है। किस तरीके से उन्होंने पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य किया, पुरातात्विक उत्खनन करवाए, इसके अतिरिक्त लगभग 23 जिल्दों में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, द भिल्सा टोप्स जैसी पुस्तकें लिखी। इसके अलावा अनेक प्रकार की पुस्तकों का लेखन किया हुआ है मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने। इनके विषय में मैं बार बार चर्चा करता रहता हूं। आज हम लोग थोड़ा विस्तार से देखेंगे मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। तो कनिंघम के बारे में जानने के लिए एक बार पुनः आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो हम बात करेंगे ओरिएंट ब्लैक सॉन से प्रकाशित पुस्तक, जिसका नाम है इतिहास लेख 500 ईसा पूर्व से सन 2000 ईस्वी तक। इसके लेखक ई श्रीधरन हैं और पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है मंजीत सिंह सालूजा ने। पुस्तक के जब 358 पृष्ठ पर जाते हैं तो वहां पर अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में बताया गया है, जिसमें 1814 ईस्वी से लेकर 1893 ईस्वी के मध्य उनके कार्यकाल को दर्शाया गया है। तो कनिंघम के बारे में क्या बताया गया है कि कनिंघम महान पथ प्रदर्शक के देहावसान के बाद उनके द्वारा आरंभ किए गए कार्य को पूरा करने का दायित्व अलेक्जेंडर कनिंघम के कंधों पर आ गया, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहना उपयुक्त प्रतीत होता है। तो यहाँ किसकी मृत्यु की चर्चा की जा रही है? यहाँ चर्चा की जा रही है जेम्स प्रिंसेप की, जिसके विषय में हमने पीछे के वीडियो में देखा था। तो कनिंघम ने बंगाल सेना या बंगाल आर्मी की इंजीनियरिंग शाखा में नौकरी की, और यह नौकरी उन्होंने 1833 ईस्वी में की थी। प्रिंसेप के साथ एक भेंट इस 19 वर्षीय युवा कौन थे? मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, को भारत विद्या की ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। तो प्रिंसेप से भेंट करने के पश्चात उन्होंने यह समझा कि भारत में खोज करके यहाँ की संस्कृति के विषय में बहुत कुछ जानना होगा, और कनिंघम जो है वो बंगाल सेना में इंजीनियरिंग की शाखा में आए हुए थे। एक प्रकार के इंजीनियर थे कनिंघम, लेकिन उनकी रुचि, उनकी दिलचस्पी भारतीय संस्कृति में थी। अंततोगत्वा उन्होंने भारतीय संस्कृति को ढूंढने के लिए चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का सहारा लिया, जिसमें फाहियान की पुस्तक फुकोओ की, वेनसोंग की पुस्तक सीयू की और इत सिंह के भारत यात्रा विवरण को विशेष रूप से कनिंघम ने देखा था। तो 1837 में कनिंघम ने सारनाथ में उत्खनन आरंभ किए, जहां तथागत ने अपना पहला उपदेश दिया था, और जहां एक विश्वव्यापी ऐतिहासिक शक्ति के रूप में बौद्ध धम्म ने मूर्त रूप ग्रहण करना आरंभ किया था। तो हम जानते हैं कि तथागत ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, वहां पंचवग्गीय भिक्षुओं को दिया था, और उसी स्थल पर सबसे पहली बार 1837 या 1837 में कनिंघम द्वारा उत्खनन का कार्य करवाया गया, और इस पुरातात्विक उत्खनन कार्य से कनिंघम को बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले, जिसमें धर्मराज का स्तूप था ही था। इसके अतिरिक्त धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप सहित अनेक संघाराम और बहुत सारे वोटिव स्तूप या मनोती स्तूपों की भी प्राप्ति कनिंघम को हुई थी। उसी समय कनिंघम ने धमेक स्तूप के ऊपर में एक क्रॉस सेक्शन काटा था, जिसमें उन्हें तथागत की अस्थियां नहीं मिली थी, भस्मावशेष नहीं मिले थे। इसीलिए उन्होंने निर्णय निकाला कि शायद ये
एक बड़ा मनौती स्तूप है। तो पूरे भारत में एकमात्र सबसे बड़ा मनौती स्तूप हमको धमेक स्तूप के रूप में दिखाई देता है। युवा पुरातत्वज्ञ या पुरातत्व वैज्ञानिक कनिंघम ने सारनाथ में पाई गई मूर्तियों के रेखा चित्र सतर्कता पूर्वक तैयार किए थे। तो कनिंघम को जो मूर्तियां सारनाथ से मिली थी उसका रेखा चित्र कनिंघम ने तैयार किया था। 1850 में उन्होंने सांची की खुदाई की, जो प्राचीन भारत के कुछ सर्वाधिक प्राचीन भवनों का स्थल था। तो सांची को पहले काकनाद बोट या काकपुर भी कहा जाता था। लेखों में इसको काकनाद बोट या काकपुर भी कहा गया है। और यहाँ पर महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के समय में एक स्तूप का निर्माण करवाया गया था, जिसे सांची का महास्तूप कहा जाता है, जिसमें तथागत बुद्ध के भस्मावशेषों को रखा गया था और एक तरफ मोदगलायन और दूसरी तरफ 10 आचार्यों के भस्मावशेषों पर भी स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। वहां पर गुप्त काल के भी अवशेष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व मध्यकालीन राजाओं द्वारा भी बनवाए गए अनेक स्थापत्य प्राप्त होते हैं। 1870 से 1885 के मध्य कनिंघम ने तक्षशिला सहित अनेक स्थलों पर भग्नावशेषों का पुरातात्वीय उत्खनन किया। तो कनिंघम ने 1870 से 85 के मध्य तक्षशिला से लेकर के अनेक क्षेत्रों में पुरातात्विक उत्खनन का कार्य करवाया। कई वर्षों की मेहनत के बाद कनिंघम ने भारतीय मुद्राओं का बड़े पैमाने पर संग्रह किया। तो कनिंघम ने सबसे पहले भारतीय मुद्राओं के जो होर्ड मिल रहे थे उनको संग्रहित किया। इनमें से चुनिंदा मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय को विक्रय कर दी गईं। तो उस समय जो महत्वपूर्ण मुद्राएं थीं, सिक्के थे, उनको ब्रिटिश संग्रहालय को दे दिया गया, या ये कहा जाए कि कंपनी सरकार द्वारा बेच दिया गया। 1870 में कनिंघम को पुरातत्व विभाग का महानिदेशक या निदेशक नियुक्त किया गया। तो सबसे पहली बार 1870 के आसपास कनिंघम को महानिदेशक बनाया गया, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में ही कर दी गई थी। 1901 में लॉर्ड कर्जन द्वारा रुचि दर्शाए जाने के कारण इस विभाग की गतिविधियों में बहुत तेजी आई। तो कनिंघम द्वारा शुरू किया गया कार्य उत्तरोत्तर बढ़ता रहा, जिसमें आने वाले वायसरायों ने भी इंटरेस्ट लिया और कर्जन द्वारा इसी तरीके से रुचि दर्शाते हुए इस विभाग की गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाया गया। क्योंकि यह आवश्यकता थी कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बहुत प्रारंभिक स्तर तक समझ लिया जाए, तभी तो यहाँ लंबे समय तक शासन किया जा सकता था। F.R. अल्चिन एक विद्वान हैं। वे लिखते हैं कि भारतीय पुरातत्व के परिक्षेत्र पर कनिंघम के निजी विचार विभाग के क्रियाकलापों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थे। कनिंघम ने पूर्ववर्ती काल के आत्म केंद्रित या विद्वता की धाराओं से संबद्ध पुरातत्वज्ञों तथा उन लोगों जिन्हें प्रिंसिप ने क्षेत्र कार्य में संलग्न पुरातत्वज्ञों अथवा भ्रमणशील पुरान्वेषियों कहा था, के मध्य अंतर विरोध को व्यक्त किया है। तो कनिंघम के विषय में F.R. अल्चिन ने भी बताया है। 1873 में उनके द्वारा अपने सहयोगियों को दिए गए निर्देशों से हमें पुरातत्व शास्त्र के परिक्षेत्र का व्यापक विवरण मिलता है। तो कनिंघम ने 1873 तक बहुत कुछ कर लिया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए। यहाँ पुरातत्व की कुछ विशेषता बताई गई है। पुरातत्व केवल टूटी फूटी मूर्तियों, पुराने भवनों और टीलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हर ऐसी वस्तु आती है जो विश्व के इतिहास से संबंध रही हो। वास्तुकलात्मक अवशेष स्वाभाविक रूप से पुरातत्व की सबसे प्रमुख शाखा का निर्माण करते हैं, किंतु हमारे शोधों के दायरे को विस्तृत करके इनमें उन सभी पुरातन अवशेषों को शामिल किया जाना चाहिए जो पूर्ववर्ती कालों के तौर तरीकों तथा रीति रिवाजों को चित्रित कर प्रस्तुत करने में सहायक होंगे।
इसी तरीके की एक परिभाषा पुरातत्व विमर्श के लेखक जयनारायण पांडे भी देते हैं। वो कहते हैं कि पुरातत्व से आशय एक ऐसे विषय से है जो एक निश्चित ऐतिहासिक कालक्रम एवं पारिस्थितिकी के परिप्रेक्ष्य में एक सुनियोजित देश तथा काल के संबंध में मानव के भौतिक अवशेषों के आधार पर उसके सांस्कृतिक आचरण का अध्ययन करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर पुरातत्व के विषय में जानकारी दी गई है। कनिंघम आगे कहते हैं कि उनकी देखरेख में कार्यरत लोगों को न केवल पुरातत्व स्थलों और भग्नावशेषों के साक्ष्यों को लिपिबद्ध करना चाहिए और मुद्राओं, मूर्तियों या अभिलेखों का संग्रह करना चाहिए, बल्कि पत्थर के उपकरणों या औजारों तथा डॉलमेन, क्रॉमलेच अथवा बैरों से निर्मित पुरा सामग्रियों को भी अपने विवरण में स्थान देना चाहिए। तो कनिंघम यहाँ बता रहे हैं कि पुरातात्विक स्थलों से जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है उन सब का विवरण एक पुरातत्व वैज्ञानिक को देना आवश्यक है। उन्हें वस्तुओं के अनेक प्राचीन रूपों का अध्ययन करना चाहिए जो आज भी इस्तेमाल में है और प्रयोग में लाए गए हल और अन्य कृषि उपकरणों के प्रकार, घरों तथा सिंचाई प्रणालियों के प्रकार आदि का अवलोकन करना चाहिए। मतलब मानव के भौतिक अवशेषों का अध्ययन करते हुए उसके सामाजिक ताने बाने को समझने का प्रयास करना चाहिए। कनिंघम की दृष्टि में ऐसा प्रत्येक तथ्य खोए हुए भारतीय इतिहास की विराट कंकालास्थि के जीवाश्मीय खंडों में से एक था। फिर भी वे बसे हुए मानव आवास स्थलों में रुचि नहीं लेते थे। वो विशेष रूप से भारतीय संस्कृति को ढूंढने में लगे हुए थे। यहाँ पर बौद्ध संस्कृति से संबंधित जो साक्ष्य थे, जमीन के नीचे बौद्ध संस्कृति ही दबी थी। और जब कनिंघम ने उत्खनन कार्य किया तो तथागत से संबंधित बहुत सारे अवशेष धीरे धीरे करके बाहर आने लगे। इसी क्रम में नालंदा को ढूंढा गया, सारनाथ को ढूंढा गया, कुशीनारा को ढूंढा गया और कई ऐसे स्थलों को ढूंढते हुए कनिंघम अपनी बात को रखते हैं और प्रमाणित हो जाता है कि कोई फाह्यान, वेनसोंग और इत सिंह जैसे चीनी यात्री भारत में कभी आए हुए थे। तो बौद्ध संस्कृति को उच्च शिखर पर ले जाने वाले विद्वानों में पहले थे जेम्स प्रिंसेप और दूसरे थे मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जो एक इंजीनियर थे, लेकिन भारतीय संस्कृति को प्रकाश में लाने के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग के कार्य के साथ साथ भारतीय सभ्यता को ढूंढने का कार्य किया। यहाँ के पुरावशेषों को एकत्रित किया और उन पुरावशेषों का लगभग 23 जिल्दों में प्रकाशन का कार्य भी करवाया। अनेक पुस्तकें भी लिखी। भारतीय पुरातत्व के संस्थापक ने जिस विषय पर अनेक पुस्तकें लिखी, इनमें कार्पर्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक, कॉइन्स ऑफ इंडिया, बुक ऑफ इंडियन एरास, एशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भिलसा टोप्स, स्तूप ऑफ भरहुत तथा लद्दाख पर एक रचना शामिल है। तो इस तरीके से कई सारी पुस्तकों का लेखन कार्य मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया, जिसमें बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य ही विशेष रूप से दिखाई देते हैं। मजे की बात यह है कि कनिंघम ने कहीं यह नहीं बताया कि धरातलीय उत्खनन से कहीं से भी वैदिक सभ्यता या ब्राह्मण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका साफ मतलब है कि जमीन के नीचे जो कुछ भी कनिंघम को मिल रहा था वो सब बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य थे और बौद्ध राजाओं द्वारा कभी उनका निर्माण करवाया गया था, या ये कहें कि एक समय पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा एशिया ही बौद्धमय था। कनिंघम ने अपने विस्तृत दौरों के आधार पर मूल्यवान पुरातात्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी तैयार की। इन्हीं में से एक रिपोर्ट में पहली बार हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर से संबंधित विवरण प्रकाशित किया गया। तो सबसे पहले विद्वान कनिंघम ही थे जिन्होंने एक मुहर का प्रकाशन किया था, लेकिन वो इस अज्ञातनामा सभ्यता को नहीं समझ पाए थे। उन्होंने ट्रायल ट्रेंच भी लगाया, कुछ उत्खनन भी किया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस समय तक यह धारणा थी कि वह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वह क्षेत्र सिकंदर के आने के बाद ही आबाद हुआ था।
और उसी के द्वारा उधर नगर बसाए गए थे और तब भारतीय सभ्य हुए। कि दूसरा मत यह था कि वहां पर कोई अत्याचारी मुस्लिम राजा था जिसको किसी फकीर ने श्राप दे दिया था कि वो भस्म हो जाएगा, उसकी सल्तनत ढह जाएगी, और वही सल्तनत ढही हुई है। और इस तरीके से ईंट के ऊंचे ऊंचे खंडहरों का अलग अलग तरीके से लोगों ने परिभाषित करने का प्रयास किया था। तो कनिंघम ने सिंधु घाटी सभ्यता को भी समझने का प्रयास किया, लेकिन वो समझने में असफल रहे। पुरातत्व संबंधी क्रियाकलाप में इन्होंने उत्साह का इतना संचार कर दिया कि एक जोशीले व जिज्ञासु संकलनकर्ता मैकेंजी ने केवल दक्षिण भारत से 8000 अभिलेखों का संग्रह किया। तो कर्नल मैकेंजी जो थे उन्होंने दक्षिण भारत से लगभग 8000 अभिलेखों का संग्रह इसलिए किया क्योंकि कनिंघम जो है उत्तर भारत में विधिवत ढंग से पुरातात्विक सर्वेक्षण का और उत्खनन का कार्य करवा रहे थे। कालांतर में भारतीय पुरातत्व को अंततः मोहनजोदारो और हड़प्पा में सबसे बड़ी सफलता मिली, जहां 5000 पुराने और अत्यंत विकसित शहरी जीवन के अवशेष मिले। तो लगभग 5000 साल पुराने अत्यंत विकसित शहरी जीवन के जब अवशेष मिले, तब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अंततः सफलता मिल ही गई भारत की सभ्यता और संस्कृति को ढूंढने के क्रम में। इसने इस विश्व को पूरी तरह झुठला दिया कि भारत की सभ्यता कैस्पियन के आसपास के क्षेत्र से आए अप्रवासी वैदिक आर्यों के साथ आरंभ हुई। तो वैदिक आर्यों का तो एक प्रकार से कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं प्राप्त होता है, इसलिए वैदिक आर्यों से किसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता को जोड़ना समीचीन नहीं है जब तक कि पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिल जाते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने जो कार्य किया उसमें सबसे अधिक बौद्ध सभ्यता से संबंधित साक्ष्य थे, तथागत बुद्ध से संबंधित साक्ष्य थे, बोधिसत्वों से संबंधित साक्ष्य थे, बौद्ध राजाओं के साक्ष्य थे, बौद्ध राजाओं द्वारा लिखवाए गए लेख मिल रहे थे, सिक्के मिल रहे थे, जिन सब पर बौद्ध धम्म के ही छाप दिखाई दे रहे थे। तो कनिंघम ने अंततोगत्वा यह माना कि संभवतः संपूर्ण भारत ही बौद्धमय रहा होगा। कनिंघम को हम भारतीय पुरातत्व का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषणा की गई कि भारत में एक पुरातत्व सर्वेक्षण अस्थायी रूप से बनाया जाएगा, और अस्थायी रूप से गठित किए गए पुरातत्व विभाग से कनिंघम ने पहली बार सर्वे का कार्य प्रारंभ किया। जब अंग्रेज विद्वानों को, अंग्रेज वायसरायों को यह समझ में आने लगा कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समझने के पश्चात ही हम यहाँ पर लंबे समय तक शासन कर सकते हैं, राज कर सकते हैं, तब उन्होंने पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया और बहुत सारी बहुमूल्य और मूल्यवान वस्तुओं को, पुरावशेषों को ब्रिटिश संग्रहालय को बेच दिया। या कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जिनको बेच दिया गया, या कुछ ऐसी एजेंसियां थी उन्हें बेच दिया गया। इसी क्रम में WC पेपे द्वारा उत्खनित करके जो पुरावशेष निकाले गए थे, जो माणिक्य निकाले गए थे, मड़ियां निकाली गई थी, उनको भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नहीं दिया गया, बल्कि पेपे अपने साथ अपने देश को लेकर चले गए थे। बाद में उनके खरीद फरोख्त की भी चर्चा सुनाई देती है। इस तरीके से भारत से बहुत सारी पुरानिधियां बाहर को चली गईं। जो कुछ भी बची उसी के आधार पर हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के राजवंशों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और अब तक ज्ञात जो क्रम मिला हुआ है उसमें बौद्ध संस्कृति और सभ्यता के साक्ष्य ही दिखाई दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।